नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबर। भारत में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामले मिल चुके हैं। इस बीच कम से कम 10 लोग ऐसे हैं जो बीते दिनों अफ्रीकी देशों से बेंगलुरु आए हैं, लेकिन अब उनका कहीं पता नहीं चल रहा है। ये निश्चित रूप से परेशान करने वाली बात है, क्योंकि ओमिक्रॉन वेरिएंट सबसे पहले अफ्रीका में ही मिला था। इस वेरिएंट के बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत तेजी से फैलता है। ऐसे में विदेश से आए इन लोगों का गायब होना चिंता का विषय होने के साथ ही घनघोर लापरवाही भी है। कर्नाटक में ही इस वेरिएंट से संक्रमण के 2 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से एक शख्स अफ्रीका का ही है और वो भारत छोड़कर जा चुका है, जबकि दूसरा शख्स बेंगलुरु का है। बेंगलुरु महानगर पालिका ने शुक्रवार को कहा कि स्वास्थ्य महकमे के अफसर इन लोगों का पता लगाने में जुटे हैं। ऐसे समय जब लगभग 30% लोगों को ही कोरोना टीके की दोनों खुराकें दी गई हैं, 28 प्रयोगशालाओं के एक समूह ने गहन शोध के बाद केंद्र सरकार से कहा है कि वो 40 साल और उससे अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज यानी तीसरी खुराक देने पर विचार करें। ओमिक्रॉन वायरस के पता चलने और तेजी से उसके फैलने की आशंकाओं के बीच ये सलाह दी गई है। इंडियन सोर्स कोव-2 जीनोमिक्स ने केंद्र सरकार से कहा कि 40 साल से ऊपर के सभी लोगों को बूस्टर डोज, हाई रिस्क और हाई एक्सपोजर वाले लोगों को कोरोना टीका दिया जाना चाहिए। इस संस्था ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि कम न्यूट्रलाइजिंग क्षमता वाले एंटीबॉडी ओमिक्रॉन को रोकने में कामयाब नहीं होंगे, हालांकि वे जोखिम कम कर सकते हैं। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को मुआवजे की मांग को लेकर आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। राहुल ने कहा कि सरकार ने संसद में कहा है कि जान गंवाने वाले किसानों का आंकड़ा सरकार के पास नहीं है, इसलिए वो किसानों के पीड़ित परिजनों को मुआवजा नहीं दे सकते। राहुल ने कहा कि इसलिए हमने थोड़ा काम किया है। राहुल ने कहा कि पंजाब सरकार के पास 403 नाम हैं, उनको हमने 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया है और 152 लोगों को हमने नौकरी दी है। राहुल ने कहा कि 700 में से 500 की तो हमारे पास पूरी सूची है, बाकी जो बचे हैं वो भी पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उनको सरकार वेरीफाई करके उनको मुआवजा दे दे। राहुल ने कहा कि सरकार के पास कोरोना से मरने वालों के भी आंकड़े नहीं हैं, किसानों के भी आंकड़े नहीं हैं। राहुल ने कहा कि आप थोड़ा सा भी मुआवजा इनको नहीं देना चाहते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जो 2-3 बड़े उद्योगपति सरकार के अपने हैं, उनके लिए वो कुछ भी कर देते हैं, लेकिन जब किसान और गरीबों को ज़रूरत होती है तो सरकार कहती है ये तो हैं ही नहीं। राहुल ने कहा कि पीएम ने खुद कहा है और माफ़ी मांगी है। माफ़ी क्यों मांगी? क्योंकि उन्होंने गलत कानून लागू करने की कोशिश की, उसके कारण 700 लोग मारे गए। तो आप एक और कहते हैं कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ और दूसरी तरफ कहते हैं कि ये 700 लोग हैं ही नहीं। राहुल ने कहा कि पीएम को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही असंवेदनशील है। राहुल बोले, आप इतने असंवेदनशील हैं कि आप पीड़ित किसानों के परिवारों के दर्द को ही नहीं समझ सकते हैं। पंजाब कांग्रेस के लिए शुक्रवार को तब एक अच्छी खबर आई जब नामी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने पार्टी का दामन थाम लिया। विधानसभा चुनाव से पहले अपने नेताओं की लड़ाई से जूझ रही कांग्रेस को उम्मीद है कि सिद्धू मूसेवाला के आने से उसे चुनाव में फायदा होगा। इस मौके पर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने सिद्धू मूसेवाला का स्वागत किया। इस मौके पर सिद्धू मूसेवाला ने कहा कि कांग्रेस में सामान्य परिवार से आने वाला शख्स भी आगे आकर अपनी आवाज़ उठा सकता है। सिद्धू मूसेवाला की उम्र 28 साल है और उनकी पंजाब के अलावा भारत के दूसरे सूबों में भी ज़बरदस्त फॉलोइंग है। यूथ उन्हें काफ़ी पसंद करता है। दिल्ली एनसीआर में फैले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई है। केंद्र ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि उसने 5 सदस्यों वाले टास्क फोर्स का गठन किया है। ये टास्क फोर्स प्रदूषण को रोकने के लिए दिए गए अदालत के निर्देशों का पालन करवाएगी। केंद्र सरकार ने हलफनामे में कहा है कि उसने दिल्ली के अंदर फ्लाइंग स्क्वाड की संख्या बढ़ा दी है। दिल्ली में 124 जगहों पर निरीक्षण टीमों को तैनात कर दिया गया है, जो ये सुनिश्चित कर रही हैं कि ट्रक राष्ट्रीय राजधानी के अंदर ना आ पाएं। सिर्फ उन ट्रकों को इससे छूट मिलेगी जो सीएनजी से चलते हैं और ज़रूरी सामान लेकर आ रहे हैं। दिल्ली में फैले प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार सख्त टिप्पणी कर चुका है। अदालत ने गुरुवार को केंद्र व दिल्ली सरकार से कहा था कि ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा है और प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा कि क्या वो ये चाहते हैं कि अदालत पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज पर बैन लगाए। दरअसल यूपी सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रंजीत कुमार ने कहा कि दिल्ली के प्रदूषण में यूपी के उद्योगों की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि राज्य के सभी उद्योग नीचे की ओर हैं और प्रदूषित हवा दिल्ली की ओर नहीं जाती है।
इंडस्ट्रीज को बैन करने के विरोध में यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने के लिए पाकिस्तान की ओर से आने वाली प्रदूषित हवा जिम्मेदार है। इसके जवाब में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा, तो क्या आप चाहते हैं कि हम पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज पर बैन लगाएं? भीमा कोरेगांव मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की जमानत को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें 2018 से जेल में बंद सुधा भारद्वाज को बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक अदालत जिसने उनके खिलाफ जांच को आगे बढ़ाया और उनकी नजरबंदी को लंबा किया, उसके पास ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं था। बता दें इस मामले में गिरफ्तार किए गए 16 कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों में सुधा भारद्वाज पहली हैं जिन्हें डिफॉल्ट जमानत दी गई है। कभी वह कार्यकर्ता बरबरा राव फिलहाल मेडिकल जमानत पर बाहर हैं। स्टैन स्वामी की इस साल 5 जुलाई को शहर के एक निजी अस्पताल में मेडिकल जमानत का इंतजार करते हुए मौत हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीयों की धमक की एक और खबर आ रही है। पराग अग्रवाल के ट्विटर के सीईओ बनने के बाद अब खबर है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ को संगठन का दूसरे स्थान का प्रमुख अधिकारी बनाया जाएगा। वो आईएमएफ की फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जेफरी ओकामोटो की जगह लेने वाली हैं। चक्रवाती तूफान जवाद आज शाम तक बंगाल की खाड़ी के ऊपर आ जाएगा और शनिवार सुबह तक उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों के करीब के क्षेत्र में पहुंचने की आशंका है, जिसके कारण दोनों राज्यों के तटों पर करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक हवा चलने की आशंका है। चक्रवाती तूफान को देखते हुए ओडिशा सरकार ने 13 जिलों के कलेक्टर को आपदा की स्थिति में निचले इलाकों वाले लोगों को वहां से हटाने को लेकर तैयारी के लिए कहा है। मालूम हो कि इससे पहले मई में यास और सितंबर में गुलाब तूफान का भी ओडिशा सामना कर चुका है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में एक बार फिर अहमदिया समुदाय के लोगों पर जुल्म की कहानी सामने आई है। इस्लाम को ही मानने वाले अहमदिया समुदाय के लोग इन दिनों पेशावर छोड़कर जाने को मजबूर हैं। इन लोगों को अपनी संपत्तियों को बेचना पड़ा है और महफूज जगह की तलाश में वो पाकिस्तान में ही दूसरी जगहों पर ठिकाना बना रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पेशावर में उनकी जान को हर वक्त खतरा है। 22 करोड़ की आबादी वाले मुल्क पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों की संख्या करीब 40 लाख है। पाकिस्तान में अहमदिया समुदाय के लोगों के लिए जीना बेहद मुश्किल है। वे कट्टरपंथियों के जुल्म का शिकार होते रहे हैं और कई ऐसे वाक़ये हुए हैं जब इस समुदाय के लोगों को ईशनिंदा के नाम पर कत्ल किया गया है। कट्टरपंथियों का कहना है कि अहमदिया समुदाय के लोग मुसलमान नहीं हैं बल्कि काफिर हैं। इनका बॉयकॉट किया जाना चाहिए और इनसे किसी तरह का लेन देन न किया जाए। इस समुदाय के व्यापारियों के बॉयकॉट करने के कई वाक़ये पाकिस्तान में हो चुके हैं। 1973 तक पाकिस्तान में अहमदियों को मुसलमान ही माना जाता था, लेकिन 1974 के बाद उनके खुद को मुसलमान कहने पर रोक लगा दी गई। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।